शुरुआत तो 10 साल का था जब मैं गांव में ही की थी, तो थोड़ा डिफेंस में कमी रह गई भाई। वो जापानी का ऐसे थोड़ा स्पीड भी ज़्यादा थी उसमें। तो यार बार ओलंपिक में जाता हूँ, मेडल लेके ज़रूर आता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू खेल नाउ टीवी। दोस्तों, इस वक्त हम ऐसे एक गेस्ट के साथ मौजूद हैं जिन्होंने इंडिया का नाम पूरे ओलंपिक स्टेज पे पूरी दुनिया में रोशन किया। वो कोई और नहीं बल्कि इंडियन मेल रेसलर अमन शेरावत हैं। अमन शेरावत, सबसे पहले आपका स्वागत है, आपका धन्यवाद है कि आपने इंडिया का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया। अमन भाई ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक 2024 में और इकलौते मेल रेसलर गए थे। अमन भाई, आप क्या फीलिंग है आपकी? इकलौते मेल रेसलर थे, किस तरीके से देख रहे थे? आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर था क्योंकि हर बार ओलंपिक में रेसलिंग में मेडल आता था, किस तरीके का प्रेशर था आपके ऊपर? प्रेशर तो था, मतलब एक इकलौता था, पर स्टेडियम में से भी मतलब यही था भाई, यार बार ओलंपिक में जाता हूँ, मेडल लेके ज़रूर आता है। मतलब एक मेडल तो जब ओलंपिक में कोई प्लेयर चला गया स्टेडियम का तो मेडल लेके ज़रूर आएगा। बस यही था कि भाई मेरा भी आएगा। पर मैं तो गोल्ड के लिए जा रहा था। मतलब ऐसे तो मुझे मालूम था भाई जिस प्रकार से मैंने तोड़ी थी भाई मेडल तो आएगा, पर गोल्ड के लिए को पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। तुमने इतना आसान नहीं है गोल्ड। अच्छा, ये सारा आपको पता था कि आपसे पहले सारे रेसलर्स का मैच हो चुका था। आपका मैच के बाद शायद ऋतिका का ही एक मैच बचा था, लेकिन आपके ऊपर कितना और प्रेशर ऐड हो गया था कि इंडिया ने 2008 से हर ओलंपिक में मेडल जीता था एटलीस्ट रेसलिंग में, और ये पहला ऐसा अपॉर्चुनिटी दिख रहा था जहां इंडिया रेसलिंग में मेडल नहीं उठा रहा था पिछले अगर 4 ओलंपिक्स की बात करें, तो कितना और प्रेशर बढ़ गया था? प्रेशर तो था। फिर मेरे कोच सुशील पहलवान जी से बात हुई और गुरुजियों से बात हुई थी कि प्रेशर मत ले, तू कति माइंड फ्री रख, तू ऐसा सोच, कुछ बताया नहीं तुझे, तू ओलंपिक में जा रहा है, कहीं जा रहा है। तो मैंने भी बस यही किया कि भाई अपना प्रैक्टिस करी और रेस्ट। मतलब सोचा नहीं हाँ भाई एक प्रेस लेना है, हारेगा जीतेगा, तेरा मेडल नहीं आया तो क्या होगा, मेडल आया तो क्या होगा। मैंने तो बस कितनी नॉर्मली रखा था। अन भाई, सबसे पहले अपनी जर्नी के बारे में आप लोगों को बता दो कि आपने शुरुआत कैसे किया, आपकी बैकग्राउंड के बारे में। देखो, आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी है, आपकी स्टोरी सुन के सब लोग इंस्पायर होंगे, तो एक बार अपनी कहानी सारे जनता को बता दो। शुरुआत तो 10 साल का था जब मैं गाँव में ही की थी। वो बच्चे खेलते थे अखाड़े में, फिर मैं भी वहाँ पर कुछ रेसलिंग करने लगा। फिर मेरे पिताजी स्टेडियम में छोड़ गए। फिर 5-6 महीने के बाद वो एक्सपायर हो गए। फिर वहीं से भाई संघर्षपूर्ण जीवन शुरू हुआ। हाँ भाई, अब फिर सोचा भाई अब तो ओलंपिक में मेडल ला के परिवार ठीक होगा भाई। हाँ, तो बस ऐसे ही चलता रहा आगे भी। तो आपने रेसलिंग में कब ज्वाइन किया और कैसे आपका रेसलिंग में प्यार बढ़ा, तो वो एक बार बता दीजिए। रेसलिंग में तो मैं 10 साल का था। मैं बता रहा था कि भाई बच्चे, मैं भी वैसे एक अखाड़ा गाँव में तो खेलने जाता था, बच्चे मिट्टी में रेसलिंग करते थे। तो आराम से थोड़ी दिन तो कैसे खेलने गया, फिर मैं भी मिट्टी में बढ़ गया। तो फिर मैंने पिताजी से कहा मैं भी रेसलिंग करूँगा। फिर पिताजी सोचे भाई मतलब वहाँ पर तो इतनी सुविधा नहीं होती, गांव में तो बस नॉर्मली है। तो फिर वे सोचे भाई कुछ ऐसे सेंटर में भेजेंगे। तो सुशील पहलवान जी, सतपाल पहलवान जी का नाम सुना था, तो फिर वो यहाँ छत्रसाल स्टेडियम में लेके आ गए जी। तो यहाँ छत्रसाल स्टेडियम से अमन भाई ने शुरुआत किया है, और अमन भाई ने छत्रसाल स्टेडियम से शुरुआत किया है और यहाँ से लेकर पेरिस ओलंपिक तक की जर्नी। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे अमन भाई कि इस बार सिर्फ एक मेल रेसलर गया था और 5 फीमेल रेसलर थी वहाँ पे। क्या लगता है आपको, क्या कमी रह गई और किस तरीके से अगले ओलंपिक में इसको भरा जा सकता है? कमी तो बस थोड़ी ही रही है, इतने बड़े लेवल पर ज़्यादा कमी तो हो नहीं सकती। तो थोड़ा डिफेंस में कमी रह गई भाई। वो जापानी का ऐसे थोड़ा स्पीड भी ज़्यादा थी उसमें। बस प्लान तो यही था भाई थोड़ी 2-3 मिनट इसको रोक के चलेंगे। फिर वो इतनी स्पीड थी कि मुझे वो दाल लग ही गया। वो वहाँ पर बच जाता तो कुश्ती मतलब अच्छी होती आगे। तो आपको क्या लगता है किस तरीके से और मेल रेसलर्स को नंबर बढ़ना चाहिए ओलंपिक में? क्या कमी रह जा रही है? नहीं, अभी की बार भी अच्छा कर रहे थे। मतलब दीपक पुनिया वहाँ पर एशियन क्वालीफायर में वहाँ पर एयरपोर्ट पे फंस गए। सुजीत भी वहाँ पर, मतलब ये तो क्वालीफाई तो इनका पक्का था ही। ओलंपिक में जाते अच्छा कर रहे हैं। लेडी फीमेल रेसलिंग भी अच्छी है। अच्छा, आपने 2 मैच टेक्निकल सुपेरियरिटी से जीता। पूरे हिंदुस्तान में आपका नाम का डंका बज गया कि भाई एक इंडिया का मेल रेसलर है और इतने यंग। आपने 2 मैच शुरुआत के टेक्निकल सुपेरियरिटी से जीता था, तब आपके मन में क्या चल रहा था? जो दूसरा मैच था वो अल्बानिया के रेसलर के साथ, मतलब वो वर्ल्ड चैंपियन भी है। और उससे मैं एक बार पिछले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में 10-0 से आ रहा था। बस मैं तो यही सोच रहा था कि भाई तेरी मेडल बाउट तो यही है, जो है तूने यही जीतनी है, मेन तो यही है।
तो बस उसी की प्लानिंग चल रही थी भाई, दिमाग में इसके साथ कैसे लड़ना है, क्या करना है, ये क्या करता है, वहाँ से कैसे बचना है। तो मैं जिस हिसाब से प्लान बनाया था उसी हिसाब से बाउट हुई। तो बदला लेना था आपके मन के अंदर पहले ही से था और वो बदला लिया आपने। उसके बाद जब आप ब्रॉन्ज मेडल मैच खेल रहे थे, जब ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलने उतरे, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि मेडल जीतने का प्रेशर बढ़ गया था। मतलब प्रेशर भी बढ़ गया था उस दिन। तो बाउट तो मैं सुबह 7 बजे वजन हो गया था और बाउट थी शाम को 7 बजे। तो फिर पूरे दिन तो प्रेशर रहा। फिर तो बस मैंने यही सोच लिया था कि भाई मैं पिछली बात ध्यान में आ गई है कि गुरु जी को, सुशी पहलवान जी को ये कह के भेजा था कि भाई तो प्रेशर मत ले, कति फरी रख, जो होगा वो लास्ट में रिजल्ट अच्छा ही आएगा तेरे फेवर में ही। तो मैंने यही सोचा था बस। बाउट की तो मैंने सोची नहीं भाई, शाम को बाउट है क्या, अपने बढ़िया कमरे में रेस्ट। और फिर बाउट से पहले जाने के लिए बस मैंने तो यही सोचा भाई तू न्यू मत सोचा कि ओलंपिक में खेल रहा है, और ये सोच कि तू स्टेट लेवल पे ही खेल रहा है, बस यही सोच के लड़ा था। मैंने देखा ही नहीं भाई कोई देख रहा है बाउट कोई। जी, तो अमन भाई आपसे लास्ट सवाल ये है कि मतलब जिस तरीके से आपने मेडल भी वहाँ जीता, और मैं वही कह रहा था आपसे जैसे कि और मेल रेसलर्स या फिर ऑल रेसलर्स किस तरीके से निकल के आए, जो आप 2008 से हर ओलंपिक में मेडल जीत रहे हो रेसलिंग में, क्या आप संदेशा क्या देने चाहते हैं फैंस को कि और मेडल कैसे जीते और रेसलर्स कैसे निकल के आए? भाई रेसलर तो डिसिप्लिन और गुरुजियों की इज्जत, मतलब अपना एक गोल सेट करो, उसी को देखो सुबह शाम और मेहनत करो। अपने आप ही मतलब पता ही नहीं चलेगा कब यहाँ पर पहुँच गए। मैंने 10-11 साल हो गए स्टेडियम में, पता ही नहीं चला, ऐसा लग रहा है भाई कल आया था। तो मतलब पता ही नहीं चलता भैया को, जो ओलंपिक में मेडल भी आ जाता है, अपने गोल सेट करे थे, अपने आप ही सब कुछ होता है। जी, अच्छा एक आखिरी सवाल आपसे। आपने जैसे बताया कि आपके भी ब्रॉन्ज मेडल मैच से पहले 7 kg वेट बढ़ गया था। नहीं 7 नहीं, 3.5 साढ़े तीन चार। मतलब ये आप वही मैं फैंस को समझाना चाह रहा था कि किस तरीके से ये बाउट के बाद वेट बढ़ना नॉर्मल होता है। जैसे बहुत सारे फैंस कंफ्यूज थे विनेश के केस में जो हुआ है, तो एक बार फैंस को एक्सप्लेन कर दीजिए बाउट के बाद वेट बढ़ता है और कितने से कितना लगभग बढ़ जाता है? वो तो मतलब ऐसा है कि 15 दिन पहले कंपटीशन है ना, अब मतलब आगे, तो फिर हम आज से वजन सेट करना शुरू कर देते हैं। मेरे में 57 किलो थोड़ी होगा, 61-62 किलो पाएगा अब। तो मतलब इतने दिन पहले से ही सेट करते हैं। तो जिस दिन बाउट है उसी दिन दिखाना पड़ता है सुबह वजन, उस दिन हम पूरा 57 किलो दिखा देते हैं। तो शरीर में वजन पान निकलेगा तो कमजोरी भी आएगी, तो फिर लड़ेंगे कैसे। तो एनर्जी ड्रिंक मतलब सब कुछ लेना पड़ता है भाई हमें। तो ऐसा नहीं सोचते भैया वजन बढ़ जाएगा, पहले तो ऐसा होता है भैया बाउट जीतनी है बस कैसे ही करके। वजन की तो हम बाद में सोचते हैं भाई, सारी बाउट फिनिश होने के बाद देखते हैं भाई कितना वजन बढ़ा, और फिर वो अगले दिन सुबह फिर वेट होता है, फिर रात को वही घटाना पड़ता है। तो वो रात में ही घटाना पड़ता है वेट और सुबह वेट बढ़ जाता है। तो ये थे हमारे साथ इंडिया के रेसलर जिन्होंने भारत का परचम फहराया। पेरिस में परचम हम शो करते थे भाई, वहाँ आपके लिए चिल्ला के मैंने गला फाड़ दिया था, लेकिन आपने जो काम किया वो देश में, पूरी देश आपको याद रखेगी ये रेसलिंग में जो मेडल जीता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। तो ये थे अमन शेरावत आपके साथ। एक बार भाई बोल दो लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देने के लिए खेलना और टीवी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। हाँ, तो चलिए दोस्तों, आपको मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।